माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राइट टू हेल्थ बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूर्व बहुत ही माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी तथ्य भी दिए हैं। माननीय सभापति महोदय, जब मैं ये बिल पढ़ रही थी तो कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली मेरे नोटिस में आए हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, इट सेज to formulate and prescribe a model of public health known as राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। जब मैंने ये पहली लाइन पढ़ी तो सबसे पहले मेरे नोटिस में एक बात और आई कि जब मॉडल स्कूल्स के बारे में बात कही गई थी तब भी ऐसी एक फैंसी भाषा में फैंसी लाइन लिखी थी, और आज तक हमें पता है कि उन स्कूल्स की क्या हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टीचर्स की क्वालिटी को लेकर, टीचर्स को लेकर, बुक्स को लेकर, उनकी यूनिफॉर्म्स को लेकर। क्या वही हालत हम हमारे हेल्थ सेक्टर के साथ भी करना चाहते हैं? एक और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन सभापति महोदय इसमें लिखी गई है, टू डेवलप एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर हेल्थ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर एंसिलरी हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स। माननीय सभापति महोदय, ये पढ़ते वक्त मुझे एक वाक्य ध्यान में आया। पिछले वर्ष एक गर्भवती महिला का मेरे पास रात को 2 बजे फ़ोन आता है। वो महिला को अर्जेंट में मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वे अकेली रहती थी तो उनको खुद को मुझे कॉल करना पड़ा, और मेरे राजसमंद जिले का सबसे बड़ा अस्पताल आरके अस्पताल के बाहर खड़े होकर उसने मुझे फ़ोन करा। जैसे ही उसका फ़ोन आया तुरंत मैंने भी चिकित्सा अधिकारियों को फ़ोन करा, अपनी प्रॉब्लम दर्ज कराई, तो चिकित्सा अधिकारी ने 2 टूक जवाब देते हुए मुझे ये कहा कि हमारे पास एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम इनका इलाज नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इलाज नहीं, डिलीवरी थी, जिसके लिए उस गर्भवती महिला को मना कर दिया गया एक जिला चिकित्सालय में। उसको मुझे अर्जेंट में उदयपुर के अस्पताल महाराणा भोपाल में भिजवाना पड़ा, एम्बुलेंस की व्यवस्था करी गई और वो वहाँ पर पहुँची। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब इसमें लिखा है कि इक्विटेबल राइट्स ऑफ डॉक्टर्स मिलने चाहिए, तो क्यों आज भी आरके हॉस्पिटल में करीबन 50 पद रिक्त हैं? हमारे पास स्पेशलिटी डॉक्टर्स नहीं है सभापति महोदय, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हमारे पास कंपाउंडर्स नहीं है, हमारे पास स्वच्छता कर्मी नहीं है, और स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर मुफ्त की जांच, एक बड़ा लिखा होता है कि यहाँ पर मुफ्त की जांचें होगी, लेकिन जांच हर पेशेंट को बाहर से करानी पड़ती है, और जांच कराने के बाद जब उनके पास रिपोर्ट्स आती है तो 2 बज जाते हैं, और 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर उस हॉस्पिटल में बैठता नहीं, तो वापस से उस पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ पर फीस देनी पड़ती है और अपनी जाँच दिखानी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रही हूँ कि जब राजसमंद एक विधानसभा के एक जिला अस्पताल की ये हालत है, तो हम पूरे प्रदेश के लिए राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पर कर रहे हैं? राइट टू हेल्थ तो तब मिलेगा जब हम अच्छी उनको हेल्थ व्यवस्था ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे होंगे, जब हमारे पास वो संसाधन होंगे कि लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जब हमारे पास अच्छा खाने की सामग्री होगी, जब हमारे पास अच्छी हवा होगी, जब हमारे पास अच्छा पानी होगा, स्वच्छ पानी होगा। अभी कपासन से आए माननीय विधायक ने फ्लोराइड की बात करी। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे संभाग की है कि पानी में इतना फ्लोराइड होता है कि उनके घुटने, हमारे यहाँ के लोगों के, अमूमन लोगों के घुटनों की प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्लोराइड का लेवल पानी में इतना ज़्यादा है। और जब भी हम उसको भेजते हैं सैम्पलिंग कराने के लिए तो रिपोर्ट्स आने में एक बहुत लंबा समय लगता है, और वो रिपोर्ट्स कहीं इधर से उधर गायब हो जाती है। सभापति महोदय, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि राजसमंद पर्टिकुलरली एक माइनिंग एरिया है, यहाँ पर एयर पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होगा दूसरे क्षेत्रों से। क्या सरकार ने आज तक एक भी एयरबिन हमारे राजसमंद में लगाया है कि उस पोल्यूशन को, उस हवा को हम कंट्रोल कर सकें, उस वातावरण को हम स्वच्छ रख सकें? जब इन विषयों पर सोचा ही नहीं गया तो ये राइट टू बिल, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिना सोचे समझे एक जल्दबाजी में, जस्ट बिकॉज हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम ऐसा एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएंगे और हम पूरे राजस्थान देश में नंबर 1 होगा जहां पर ये बिल आया होगा, लेकिन
बिल आने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर बिल्कुल अमूमन गौर करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगी कि मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास 60 किलोमीटर की दूरी पे उदयपुर है और इस तरफ भीलवाड़ा और चित्तौड़ है। तो हम लोगों को तो आए दिन रेफर कर कर आसपास के क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि राजसमंद में जल्द से जल्द ये सारी सुविधाएं हों, लेकिन इन सुविधाओं का बेसिस ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया। राइट टू बिल को बनाया गया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स जिनको एक्चुअली सुविधाओं के बारे में पता है, उनकी किसी की भी बात यहाँ पर रखी नहीं गई, उन लोगों को पूछा तक नहीं गया। माननीय सभापति महोदय, एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि हम राइट टू गुड फूड की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, जिसके अंदर खाद्य सामग्री एक बहुत बड़ा विषय है। आंगनवाड़ी में जो बच्चों को खाना मिलता है, आप अभी माननीय चुरू के विधायक ने भी कहा था, बताया था, तथ्य रखा था विधानसभा के सामने कि 51.8% बच्चे कुपोषित हैं। उस कुपोषित होने का कारण ये कि हमारे खाने में मिलावट है। हमारे आंगनवाड़ी में जो खाना बनता है वो पाम ऑयल में बनता है। इस प्रकार का खाना जब बच्चों को मिलता है तो उनका पोषण क्या होगा और उनकी हेल्थ कहाँ जाएगी, और वो बच्चे किस प्रकार से मेंटली और फिजिकली ग्रो करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं एक बात और रखना चाहूँगी कि इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि पूरे जिला में सिर्फ 3 प्रधानों को, सिर्फ 3 पंचायत समिति के प्रधानों को लिया जाएगा इस कमेटी के अंदर। माननीय सभापति महोदय, बाकी के प्रधानों ने कोई गलती करी? सारे प्रधानों को लें, अच्छी चर्चा करें, विषय अगर कोई परेशानी है तो लोग उन सबके पास जा सकें और पेशेंट्स को, आम जनता को अच्छी सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी के बारे में बहुत जनों ने बहुत सारी बात रखी है। मैं भी शॉर्ट में एक बात ज़रूर रखना चाहूँगी कि चिरंजीवी बीमा योजना, इतनी बड़ी योजना जो सरकार ने लाई है, उन लोगों ने इसको बोला कि ये तो हम लेकर आए हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि भामाशाह का दूसरा नाम चिरंजीवी योजना है। लेकिन उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज अपना पीछा छुटाना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए चिरंजीवी योजना में आज तक भुगतान नहीं किया गया इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीबन 60 to 70% हॉस्पिटल्स जितने हैं हमारे यहाँ पे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी उसमें एक बड़ा योगदान है। हम उनको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मिलकर ऐसे पैंडेमिक को संभाला, इस पैंडेमिक में हमारी मदद करने की कोशिश करी। तो हम कैसे नेगेट कर सकते हैं उस बात को कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ हमें नहीं ध्यान देना चाहिए और बीजेपी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देती है? ये सारी बातें गलत है। हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दोनों को साथ में बिठाना चाहिए, उनके व्यू पॉइंट्स लेने चाहिए और उसके आधार पर अपने बिल को बनाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अगर व्यवस्था अच्छी हो, अगर हेल्थ सबको अच्छे से मिले, एक समान मिले, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कोई बिल को लाने की भी आवश्यकता हो, क्योंकि लोगों को कहीं परेशानियां ही नहीं आएगी। अंत में अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस विधेयक को आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजें और एक बार फिर से इसके बारे में सोच हो। और मंत्री महोदय से भी ये निवेदन करूंगी कि सिर्फ बिल पास करने के लिए ना करें, इस पे अच्छी तरीके से सोच समझ कर इस बिल को वापस से विधानसभा में लाएं, ताकि एक अच्छी चर्चा वापस हो सके। बहुत